हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो जो देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उन सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, या वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर आपको कल वाली वीडियो मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए माय डियर, क्योंकि कल हमने जो पढ़ा है वो किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है माय डियर। और किरचॉफ्स लॉ हर साल एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है माय डियर। और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वैसे आप सभी को पता ही है माय डियर कि बिहार बोर्ड का जो है वो डेट शीट आ गया है एग्ज़ाम का। 2 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि अनुमान था कि 15 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम होगा, पर ऐसा लग रहा है कि इस साल जो है बोर्ड बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाने की कोशिश कर रहा है और 2 फरवरी से ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है माय डियर। और सभी को पता भी होगा कि 2 फरवरी यानी पहले ही दिन एग्ज़ाम का फिजिक्स का पेपर होने वाला है माय डियर। तो इसका मतलब ये है कि अब आज से आपका उल्टी गिनती जो बोलते हैं ना, वो काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है माय डियर। आज से आप दिन गिन लीजिए कि कितने दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं और उस दिन के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं और थोड़ी देर देखने के बाद छोड़ देते हैं, गायब हो जाते हैं, उन सभी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। और इसीलिए मैं ये क्रॉस करवा रहा हूँ कि 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अगर पढ़ रहे हैं माय डियर, तो यकीन मानिए वहाँ 30 दिसंबर तक सिलेबस नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिन लॉस हो गया है। उस समय में कभी कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म करा दूंगा। इसीलिए आप हर वीडियो आपको देखना है, हर वीडियो देखना है, नोट्स तैयार करना है, नोट्स का बार बार रिवीजन करना है, तभी आप बहुत शानदार 80+ 90+ मार्क्स आप अपने एग्जाम में बहुत कम दिनों के मेहनत में ला सकते हैं माय डियर। अदरवाइज आप किसी के VBI क्वेश्चन और PDF फाइल के चक्कर में पढ़ते रहेंगे, फिर आपके साथ एग्जाम में क्या होगा किसी को नहीं पता है माय डियर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सभी वीडियो पूरा देखिए और वीडियो शेयर भी कीजिए, और वीडियो देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइए। वीडियो अगर 50 मिनट का है तो आप भले 15 मिनट 20 मिनट आप ज़्यादा समय दे दीजिए, लेकिन वीडियो पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाइए माय डियर, वहीं आपके काम आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन आज जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आने वाला है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं आपको पूरी सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर नहीं आता है। आप दिमाग में बैठा के रखिए इस बात को माय डियर। तो चलिए, जो बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, पहले फटाफट किरचॉफ्स लॉ वाला का लेक्चर जरूर से जरूर जा करके देखिए। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं माय डियर, वो आपका टॉपिक है हीट स्टोन ब्रिज का। हीट स्टोन ब्रिज का मैंने कल वाले लेक्चर में भी बोला था, परसों वाले लेक्चर में भी बोला था ये बात, क्या कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है माय डियर इस चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो यही क्वेश्चन होता है जो एग्जाम के अंदर आता है। हीट स्टोन ब्रिज 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा, किरचॉफ्स के लॉ को लिखें और साथ में उसके बेसिस पे हीट स्टोन के बारे में आप एक्सप्लेन करें। मतलब आपको 5 नंबर में किरचॉफ्स लॉ भी पूछा जाएगा और हीट स्टोन भी ब्रिज पूछा जाएगा। तो अगर जो बच्चे नए हैं फिर हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे, लिख देंगे, पर किरचॉफ्स फिर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली में अगर आप किरचॉफ्स लॉ नहीं पढ़े हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा माय डियर। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, लूप लॉ हम लगाने वाले हैं। लगाएंगे तभी हम अब हीट स्टोन ब्रिज को कंप्लीट कर पाएंगे माय डियर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हीट स्टोन ब्रिज, जिसे हम एक तरह से आप किरचॉफ्स लॉ का एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं माय डियर। ये हीट स्टोन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, हीट स्टोन उनका नाम ही है। और ये ब्रिज का मतलब होता है, आप सभी सोच सकते हैं ब्रिज क्या करता है, चीज़ों को 2-3 चीज़ों को जोड़ देता है। ब्रिज क्या करता है, अगर इस रास्ते से वहाँ तक पहुँचना है तो ब्रिज आपको क्या करता है, पहुँचा देता है, वो रास्ता है। तो ब्रिज क्या करता है, जोड़ता है, चीज़ों को आपस में लिंक करता है माय डियर। तो आप देखेंगे ये फोटो का अरेंजमेंट, इसमें भी क्या बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। ब्रिज का मतलब एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से जुड़ गई हैं, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं।
बोला हीट स्टोन ब्रिज का क्या कंसेप्ट है ये जरा समझाइए। तो माय डियर मैं बताने जा रहा हूँ आपको हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या है। बोला इसका इस्तेमाल कब करते हैं, हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो बोला कुछ ऐसा अरेंजमेंट है आपके पास, समझिए इस बात को कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं और चारों रेजिस्टेंस एक ब्रिज में जुड़े हुए हैं। ये एक ब्रिज हो गया, इस ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं और कुछ इस तरह से जुड़े हैं कि जिसमें से 2 रेजिस्टेंस, किसी भी 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, पता है, ठीक। P और Q मान लेंगे 4 रेजिस्टेंस हमने मान लिया है, P Q R S, ये 4 रेजिस्टेंस हैं, कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो P और Q की वैल्यू माय डियर आपको पहले से पता है कि कितना ओम होगा, 10 ओम 20 ओम दिया गया है। अब इस बाकी के जो 2 अरेंजमेंट है, 2 रेजिस्टेंसेस हैं R और S, उसमें R की वैल्यू एक रेसिस्टर बॉक्स लगा होता है, मतलब वो आपके ऊपर फिर छोड़ दिया गया कि आप उसमें कितनी ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो R है ये रेसिस्टर बॉक्स इसमें है, यानी कि इसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं माय डियर। और P और Q के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी गई, वो बता दी गई आपको। तो ये 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे दी गई और हमें ये बोल दिया गया कि आप R यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से फिक्स करना है तो मैंने इसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है माय डियर। 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पहले से गिवन था और 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने सेट कर दिया खुद। तो कितना हो गया, 3 रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। अब बच गया ये चौथा रेजिस्टेंस S। तो इसी चौथे रेजिस्टेंस S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है माय डियर। इस हीट स्टोन ब्रिज से हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि बोला 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होगा जिसमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होगी और एक चौथे की वैल्यू पता नहीं होगी। जो जब नहीं होगी तो इसी चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करनी होती है, किसके रूप में, किसके फॉर्म में, इन तीनों रेजिस्टेंस के फॉर्म में। जिसकी वैल्यू पता है हमको और जिसकी नहीं पता है, तो जिसके बारे में नहीं पता है उसकी जो वैल्यू निकालनी है वो जिसके बारे में पता है उसके रूप में निकालनी है, उसके फॉर्म में निकालनी है। यानी कि S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, P, Q और R के फॉर्म में हमें निकाल के लेके आना होता है माय डियर। यही हीट स्टोन का ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। अब हीट स्टोन कहते क्या हैं जरा उस पर चर्चा करते हैं माय डियर कि हीट स्टोन ने बोला क्या है। हीट स्टोन बोलते हैं, चलिए अब हीट स्टोन को समझने से पहले उनकी बात को वहीं रोकते हैं और थोड़ा सर्किट में हम लोग करंट को दौड़ा देते हैं। करंट कैसे चल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे आप इस K1 को दबाइएगा, जैसे इसको प्रेस करेंगे माय डियर, वैसे क्या होगा, वैसे यहाँ से इस सेल से करंट निकलना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का पढ़े हैं, वो फटाफट यहाँ पे समझ जाएंगे। चलिए देखिए आप, यहाँ से करंट जैसे माय डियर निकलेगा, ये करंट जाते हुए कहाँ पहुँचेगा, बोला सर A पे पहुँच जाएगा। बोला बिल्कुल A पे पहुँच गया करंट। अब जैसे यहां से करंट A पे पहुंचा, वहीं से करंट को जाने के लिए आगे 2 रास्ते मिल रहे हैं माय डियर। यहां से सिंगल रास्ता था, लेकिन A के बाद करंट को आगे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे हमें 2-3 रास्ते मिलते हैं, करंट क्या होता है, सभी में डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है। तो बोला 2 ही रास्ते हैं, तो जो करंट I यहाँ आ रहा था वो I 2 भाग में बंट जाएगा। तो हम मान लेंगे कि ऊपर में कितना करंट चला गया, बोला I1 चला गया सर। ऊपर में कितना करंट जा रहा है, I1 चला गया। तो नीचे में कितना जाएगा, जो बच जाएगा उतना ही जाएगा। मतलब ये हो गया कि इस करंट की वैल्यू अगर 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर यहाँ पहुँचा, और अगर 2 एम्पियर इधर चला गया तो बचा हुआ 8 एम्पियर इधर ही ना आएगा माय डियर। समझ सकते हैं इस बात को। 10 एम्पियर आया, 2 उधर चला गया तो बचा हुआ 8 इधर आएगा। तो 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 - 2, जितना आया और जितना इधर निकल गया बचा हुआ इधर चला जाएगा। इस 8 को 10 - 2 लिख सकते हैं। 10 यहाँ आ रहा है, 2 उधर जा रहा है। इसका मतलब आप इसमें R में कितना करंट जा सकता है, R में जाएगा I। बोला कि सर I यहाँ आ रहा था और I में से I1 इधर चला गया है,
तो I में से I1 निकाल देंगे तो जो बचा हुआ करंट होगा वो कहाँ आ जाएगा? बोला सर R में आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए, अब जैसे ये करंट I1 आगे बढ़ा, B पे पहुंचा, वैसे ही उसके सामने दो रास्ते आ गए फिर से। अब जब I1 यहाँ पहुंचेगा माय डियर, तो I1 यहाँ पहुंचेगा तो उसके सामने कितना रास्ता? बोला दो रास्ता। तो फिर से क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो हम मान लेंगे कि इसमें बीच वाले में जो करंट जा रही है, ध्यान से आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे माय डियर फिगर। ये फिगर आराम से जो जो समझा रहा हूँ वैसे ही आपको फोटो ड्रॉ करना है कॉपी में, क्योंकि फोटो पे ही आपको 1 नंबर दे देगा। यहाँ से करंट I1 गया, यहाँ पहुँचा, जैसे यहाँ पहुँचेगा आगे जाने के लिए दो रास्ता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता नीचे है। तो बोला दोनों में बट जाएगा। तो बोला यहाँ नीचे में जो करंट आ रहा है उसको हमने IG मान लिया। क्या मान लिया? IG मान लिया। तो जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? बोला इसमें चला जाएगा। तो बोला I1 यहाँ जा रहा था सर, और IG इसमें से निकल गया, तो I1 में से IG निकाल देंगे। I1 में से IG निकाल देंगे तो जो बचा हुआ करंट होगा यानी I1 माइनस IG वो किस में जाएगा? इस Q में फ्लो होता हुआ कहाँ तक जाएगा? C तक जाएगा। अब आते हैं थोड़ा और आगे आते हैं, अब जरा D पे आते हैं माय डियर। D पॉइंट को देखिए, ऊपर से कौन करंट आ रहा है? बोला सर IG आ रहा है। IG करंट ऊपर से आ रहा है नीचे, और इधर से कौन करंट आ रहा है? बोला सर I माइनस I1 आ रहा है। तो आप किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ पढ़ चुके हैं, देखिए किरचॉफ्स लॉ लगने वाला है। किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ क्या कहता है सर? कि जितना करंट आएगा उतना जाएगा भी, जितना करंट आएगा उतना जाएगा भी। तो बोला आ कितना रहा है? बोला सर ऊपर से IG और इधर से I माइनस I1, दोनों को जोड़ देंगे, उतना आ रहा है, उतना ही क्या होगा? जाएगा। तो बोला सर जाने के लिए रास्ता कहाँ है? बोला यही तो एक रास्ता है। इसका मतलब इसमें करंट कितना जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है माय डियर, ये रहा I माइनस I1 यहाँ से आया इधर से, और IG ऊपर से आया, तो IG को जोड़ दिया। इतनी करंट किस में गई? S में गई। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ से ये करंट यहाँ C पहुँचा, ऊपर से करंट आया, दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब मिलने के बाद जो बचेगा वो करंट कहाँ जाएगा? I जाएगा। तो जब देखिए यहाँ I1 माइनस IG, जब इसको और इस करंट को जोड़ेंगे तो I1 माइनस का है IG, I1 यहाँ पे देखिए IG माइनस का है IG प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। I1 प्लस का I1 माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या माय डियर? सिर्फ I, वहीं I क्या हो जाएगा? आ जाएगा हमारे पास। तो जितना करंट हम यहाँ से भेजे थे उतना करंट हमें मिल चुका है। मैं आपको सर्किट ड्रॉ करने में ये समझा चुका हूँ कि आप एक छोर से जितना करंट भेजते हैं दूसरे एंड पे हमें उतना करंट मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम इसका मतलब सही से करंट को ड्रॉ किए हैं, और अगर सही से करंट ड्रॉ किए हैं तभी हम सर्किट में आगे के प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे माय डियर। तो ये रहा कंप्लीट डायग्राम आपका हीट स्टोन ब्रिज का माय डियर, जिसमें पॉइंट B और D के बीच में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है? एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की वैल्यू को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? वैसे आपका वोल्टेज भी नापता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन मेनली उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? करंट के लिए। वो भी करंट कैसा? बहुत मामूली स्मॉल करंट की वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं, इसीलिए गैल्वेनोमीटर को हाईली सेंसिटिव क्या जाता है? डिवाइस कहा जाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? आपका करंट मेजर करेगा। और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? बोला कैपिटल G दे रखा है। ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट है। अब हीट स्टोन पे आते हैं। अब हीट स्टोन की बात मैंने अभी तक रोक दी थी, अब फिर वापस से हीट स्टोन पे आते हैं। करंट का डिवीजन करना था वो हमने कर लिया माय डियर। अब जरा हीट स्टोन पे फिर से आइए। हीट स्टोन क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस K1 बटन को दबाइए। बोला ठीक है, दबा दिया तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बोला बिल्कुल शुरू हो जाएगा। अब बोलते हैं कि अगर आप इस K2 बटन को नहीं दबाइएगा तो इधर में करंट थोड़ा ना जाएगा। बोला बिल्कुल नहीं जाएगा सर, अगर जब तक आप बटन प्रेस नहीं करेंगे और दबाएंगे नहीं तब तक सर्किट में करंट तो फ्लो होने वाला है नहीं। बोला बिल्कुल नहीं होगा, यानी K2 को आप नहीं दबाए हैं तो करंट तो फ्लो होने वाला है ही नहीं। अब बोला वो क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए, यही इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि आपने K1 को दबा दिया, ठीक, उसके बाद आप K2 को भी प्रेस कर देते हैं। K1 को भी प्रेस कर दिया, K2 को भी प्रेस कर दिया, दोनों को प्रेस कर दिया, और उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बन गई हमारे सर्किट के साथ, इस ब्रिज के साथ, कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई में, निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर से सुनिए, अगर आप दोनों K1 और K2 दोनों बटन को हमने प्रेस कर दिया, दबा दिया, और उसके बाद भी अगर किसी तरह से गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है, मतलब
उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उसकी सुई में, गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें धारा नहीं बह रही होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? धारा, करंट मेजर करता है। और जब उसके सुई हिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि इसमें करंट नहीं आ रहा है माय डियर। तो अगर इसमें करंट आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट यहां जा रहा था और इस बी पॉइंट पे बंट जा रहा था दो पार्ट में, वो बंट नहीं रहा है। मतलब जो करंट यहां I1 गया है वहीं इसमें Q में जा रहा है। इस Ig की वैल्यू क्या है? 0 है, इसमें कोई करंट नहीं आता है। तो बोला ये कैसे पॉसिबल होगा कि सर आप दोनों बटन को दबा दीजिए और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाए? तो बोला ये पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज का फ्लो कौन डिसाइड करता है माय डियर? कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ही डिसाइड करता है कि चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा। जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है। और अगर किसी तरीके से हम B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, अगर किसी तरह से B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, विभव का मान सेम हो जाए, जितना विभव यहाँ है उतना ही विभव पोटेंशियल यहाँ है, तो इसका मतलब B और D के बीच में पोटेंशियल हो गया सेम, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, बोला यहाँ पे 10 वोल्ट। जब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो दोनों के बीच में कोई चार्ज फ्लो होगा? बोला सर कभी नहीं फ्लो होगा, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं आएगा चार्ज नहीं फ्लो होने वाला है। इसी बात को बता रहे हैं कौन? माय डियर किरचॉफ्स लॉ। वो कहते हैं कि दोनों बटन को प्रेस करने के बाद अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया है? सेम हो गया है। इसी कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन। मतलब कि इस स्थिति में इस पूरे ब्रिज को संतुलित अवस्था में माना जाता है। इनका कहना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, अगर एक लाइन में बात समझें तो ये मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है दोनों बटन दबाने के बाद भी, तो इसका मतलब यही हुआ माय डियर कि ये बैलेंस क्या है? ये ब्रिज क्या है? बैलेंस है। और बैलेंस कंडीशन में वो क्या कहते हैं? बैलेंस कंडीशन में ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। P/Q का मान R/S के बराबर होता है। सुन लीजिए फिर से मेरी बात। हीट स्टोन कहते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब इस पूरे ब्रिज को मैं संतुलित अवस्था में मानूंगा, बैलेंस कंडीशन में मानूंगा। और बैलेंस कंडीशन पर ये जो ऊपर का दोनों रेजिस्टेंस है P और Q, उसका अनुपात रेशियो नीचे के दोनों रेजिस्टेंस R/S के बराबर होगा। बोला ये कब होगा? जब बैलेंस ब्रिज, जो आपका ब्रिज है वो क्या होगा? बैलेंस होगा। और बैलेंस कब होगा? जब Ig गैल्वेनोमीटर में जो करंट बह रहा है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। तब जब इसमें करंट 0 हो जाए तब हम बैलेंस, इसको ब्रिज को क्या बोलेंगे? बैलेंस ब्रिज बोलेंगे। और उस बैलेंस ब्रिज कंडीशन पर P/Q R/S के बराबर होता है। तो हम रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। अगर हमसे ये बोला जाए कि सर P/Q R/S के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है। Ig की वैल्यू क्या है? 0। Ig अगर 0 है तो ये हो रहा है। अगर हमको ये दिया जाए, ये कहा जाए, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि Ig 0 है। इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, बहुत लोग बच्चे ये सोचते हैं और बहुत टीचर भी ये बताते हैं कि भाई यही बैलेंस ब्रिज का है। लेकिन ये बैलेंस कंडीशन किससे बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन इसे नहीं बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन इसे बोलते हैं जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, उस कंडीशन पर ये वैल्यू हमें मिलेगा। ये बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ये बोलते हैं आपका हीट स्टोन माय डियर बोलते हैं। बोला अगर ये बोल रहे हैं ऐसा तो प्रूफ करके दिखाइए, बताइए कि कैसे ऐसा हो जाएगा कि अगर Ig 0 हो जाए तो P/Q R/S के इक्वल हो जाएगा। तो बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें बाकायदा ये पूरा फोटो बनाना है और हमें प्रूफ करके भी दिखाना है कि जब Ig की वैल्यू 0 होगी तो P/Q और R/S क्या होगा माय डियर? आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट इस बात को प्रूफ
करते हैं। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई दोनों बटन को दबाया K1 K2 को, फिर भी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया, माने Ig का मान 0 हो गया। इसी स्थिति को वो बैलेंस कंडीशन बोल रहे हैं। और बैलेंस कंडीशन में ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो P/Q का रेशियो R/S के बराबर होता है। बोला Ig 0 कब होगा, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि कब होगा, जब B और D का विभव का मान क्या हो जाए, सेम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तब। चलिए, आप फोटो बनाने के बाद मेरी सारी बात समझ चुके हैं। अब बस हमें करना क्या है, फटाफट हमें लिखना है माय डियर। नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which has four resistances it is an electrical device in which लिखिए, in which four resistances are, ऐसे लिखिए, four resistances are arranged in such a way that one unknown resistance is calculated in the form of other three known resistances। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच फोर रेजिस्टेंसेस आर अरेंज इन सच ए वे दैट वन अननोन रेजिस्टेंसेस इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अदर थ्री रेजिस्टेंसेस। मतलब हमें क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक जो बाकी के तीन नॉन रेजिस्टेंस है उसके फॉर्म में कैलकुलेट करनी होती है, निकालनी होती है। फटाफट वीडियो में हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए माय डियर, क्योंकि मैं इसे तुरंत मिटाऊंगा और हिंदी में लिखूंगा। चलिए, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लें। हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा यंत्र है जिसमें चार प्रतिरोध जुड़े होते हैं तथा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान बाकी तीन ज्ञात प्रतिरोध के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक, लिख लेंगे हिंदी मीडियम के बच्चे, फटाफट लिख लीजिए माय डियर। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। चलिए, मैं इसे फिर मिटा रहा हूं। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। जो नहीं लिख पा रहे हैं, मैं तो बोल भी रहा हूं, आप मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। अगर मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आपके पास इतनी जल्दी, मैं इतना आराम से लिखाता भी हूं कि आप जो है आराम से मेरी बात सुन करके
मैं समझाने में हो सकता है थोड़ी तेज समझाने की कोशिश करूं, लेकिन जो है लिखाने में आराम से लिखाता हूं ताकि आप नोट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। चलिए इसका प्रिंसिपल लिख लीजिए, सिद्धांत लिख लीजिए। सिद्धांत लिख लीजिए, लिख लीजिए। when कि K1 and K2 are pressed and if there is no deflection in the needle of galvanometer, then the galvanometer is said to be in balanced condition, and at this condition P by Q is equal to R by S। कब? ब्रैकेट में लिख लेंगे IG 0 है। ये रहा प्रिंसिपल आपके सामने। जब हम K1 और K2 माइडियर दोनों को दबा देते हैं और उसके बाद भी गैल्वेनोमीटर की सुई में, निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो इसे हम लोग बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और इस बैलेंस कंडीशन पे P by Q R by S के इक्वल होता है। यही गैल्वेनोमीटर का, ये आपका हीट स्टोन ब्रिज का क्या है? प्रिंसिपल है। आराम से लिख लीजिएगा माय डियर, ये प्रिंसिपल लिख लेंगे। मैं इसलिए हर चीज़ लिखने के बाद थोड़ा अलग हो जाता हूं ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकें या वीडियो को आराम से रोक के लिख सकें। अब मैं इसे हिंदी में लिखूंगा। सिद्धांत में आप लिख लेंगे हिंदी मीडियम के। की को कुंजी बोलते हैं जब कुंजी K1 तथा K2 दोनों को दबाने पर भी गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है, तब इस स्थिति में ब्रिज को संतुलित अवस्था में माना जाता है तथा इस अवस्था में P by Q बराबर R by S होता है। हिंदी में लिख लेंगे माय डियर, हिंदी मीडियम के बच्चे सिद्धांत इसका लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा 2-3 लाइन इसके कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। अगर माय डियर कंस्ट्रक्शन आप नहीं भी लिखेंगे और बाकी आप प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे तो फिर भी इसकी संभावना है कि आपके मार्क्स ना कटें। कंस्ट्रक्शन बनावट में लिख देंगे। क्या बनावट में लिख देंगे? इसमें
in which a cell with key K1 is connected between किस कनेक्टिव इज पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट ए एंड सी एंड a galvanometer with key K2 is connected between point B and D, point B and D, point B and D। बस इतनी सी बात लिख दीजिए। और इसे लिखने के लिए आप और भी लिख सकते हैं कि भाई PQRS 4 रेजिस्टेंसेस भी हमने कनेक्ट किया हुआ है, पर इतना भी लिख लीजिए, 2 लाइन काफ़ी है। क्रैश कोर्स है, कम समय में हमें माय डियर आपका पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, इस बात को समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, नीचे में जगह है हमारे पास। लिखिए, इसमें एक सेल तथा कुंजी K1, एक सेल तथा कुंजी K1 बिंदु A तथा C के बीच जुड़ा होता है और एक गैल्वेनोमीटर कुंजी K2 के साथ बिंदु B तथा, कौन सा बिंदु है, B और D, बिंदु B तथा D के बीच जुड़ा होता है। ठीक है माय डियर, ये लिख लेंगे। बस कंस्ट्रक्शन में 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जो भी पॉसिबल है आप लिख लीजिए, या आपकी समझ से आपको लगता है कि और भी इसमें लिख सकते हैं, रेजिस्टेंसेस के बारे में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना दिमाग भी थोड़ा सा चला सकते हैं। हमने हीट स्टोन ब्रिज का फोटो डायग्राम बनाया, इसका काम क्या है पहले ये लिखा, फिर इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है ये लिखा, फिर इसकी बनावट क्या है बनावट भी हमने लिख दिया। अब मेन काम ये है माय डियर कि हम प्रूफ करके दिखाएं कि हीट स्टोन ने जो बात बोली है वो सही है कि नहीं है। हम ये प्रूफ करें तो बोला सही तो है, बस हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जब IG की वैल्यू 0 होगी माय डियर, जब IG की वैल्यू 0 होगी तब हमें क्या बताना है, तब हमें बताना है कि आपका P/Q R/S के इक्वल है, P/Q R/S के इक्वल है। चलिए माय डियर प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ का जो बंद पास का नियम है, यानी जो सेकंड नियम है, वोल्टेज का लॉ, लूप लॉ कह लीजिए, वो हमको क्या करना है, अप्लाई लगाना है। कहां अप्लाई करना है, चलिए फर्स्ट नंबर इन लूप, कौन सा लूप लेते हैं, ABDA, इस लूप में। अगर किरचॉफ्स का कल वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वरना ये प्रूफ आप समझ नहीं पाएंगे माय डियर। चलिए देखेंगे, यहां से हम 2 लूप लेते हैं, एक लूप हमारे लिए ये रहा और एक लूप रहा ये डियर माय डियर, 2 लूप हमारे सामने हैं। इन दोनों लूप में हमें क्या लगाना है, किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाना है, वोल्टेज लॉ लगाना है। तो सबसे पहले हम पहला लूप ले रहे हैं ABDA, A से गए B से आएंगे D और D से जाएंगे वापस से A। चलिए माय डियर लूप लॉ लगाना शुरू करते हैं।
तो लूप लॉ किसकी बात करता है माय डियर? वोल्टेज की बात करता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा सब रेजिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज लेगा। तो वहाँ का वोल्टेज हमको देखना है। तो चलिए लगाते हुए चलते हैं। सबसे पहले कहाँ जाना है माय डियर? ए से बी। ए से बी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे आप नहीं देखे हैं किरचॉफ्स लॉ वाला लेक्चर, कल लेक्चर जरूर जाके देखिए माय डियर। ए से बी जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ए से बी जब आप जा रहे हैं तो इसमें जो करंट है I1 उसकी भी दिशा क्या है? आपकी ओर है। हम जा रहे हैं ए से बी और करंट भी कहाँ जा रहा है? बोला ए से बी जा रहा है। इसका मतलब अगर हमारे डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो तो उस करंट को निगेटिव लेना है। कल साइन कन्वेंशन में हमने लास्ट में लिखा रखा है माय डियर, कल लेक्चर में। तो करंट की दिशा हम इधर ही जा रहे हैं और करंट भी कहाँ है? इधर ही है। इसका मतलब जो भी यहाँ का हम करंट लेंगे वो कैसा लेंगे? बोला सर माइनस लेंगे। तो माइनस का I1 और यहाँ का रेजिस्टेंस का मान कितना है? बोला P। सर ये रहा आ गया वोल्टेज। आया बात समझ में? वोल्टेज ओम्स लॉ से सर क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है, यही ना होता है वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? IR। यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है? बोला सर I1 फ्लो हो रहा है। और यहाँ का रेजिस्टेंस कौन है सर? बोला P है। आर नहीं है, क्या है? बोला है P। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया? I1P। ये रहा वोल्टेज I1P माय डियर। आ रहा है बात समझ में कैसे हो रहा है? लेकिन माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है? हमारी डायरेक्शन में है। साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे पूरी भयंकर गलती होगी, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम ए से बी पहुंच गए हैं, एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, उसका वोल्टेज आपके सामने लिख दिया गया है। अब आएंगे बी से डी। जब माय डियर आप बी से डी आएंगे तो रास्ते में क्या मिलेगा? रास्ते में सर मिलेगा एक गैल्वेनोमीटर मिलेगा मुझे। तो गैल्वेनोमीटर मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर में कितना वोल्टेज होगा? तो सर देखिए पहले तो डिसाइड कीजिए कि बी से डी हम जा रहे हैं और जो करंट जा रहा है IG वो भी किधर है? बी से डी है, यानी सेम डायरेक्शन। हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है। तो इसका मतलब कैसा साइन लेना है? बोला सर माइनस लेना है। कौन सा करंट है? बोला IG है। ठीक। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? बोला G है। क्या है? कैपिटल G है रेजिस्टेंस। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा पता चल गया। अब आ गए हम कहाँ पर? D तक आ गए। अब D से कहाँ जाना है? वापस से जहाँ से चले थे ए जाएंगे। तो बोला सर जब D से हम ए जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं D से E और करंट आ रहा है A से D। यानी हम जिधर जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप जा रहे हैं D से A, तब लूप कंप्लीट होगा। तो D से A आप जाइएगा और करंट का डायरेक्शन कहाँ से है? A से D की ओर है। इसका मतलब हमारे डायरेक्शन के उल्टा करंट का डायरेक्शन है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इस करंट को पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि प्लस ले लेंगे I माइनस I1। I माइनस I1 क्या हो जाएगा? बोला सर प्लस होगा ये। तो ये रहा करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? बोला सर R है। R है, ये आ गया। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? ए पे पहुँच गए हैं। और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, लूप लॉ क्या कहता है कि किसी लूप में टोटल वोल्टेज का योग किसके बराबर होता है? समेशन 0 के बराबर होता है। तो ये रहा सर, इस लूप में 3 वोल्टेज थे, तीनों का समेशन, तीनों को जोड़ दिया, किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया है माय डियर। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब लगाते हैं सर लूप में। कौन से लूप में? इन लूप। दूसरा लूप लगाते हैं BCDB। इस लूप में लगाते हैं, ध्यान से देखिए। अब लगाएंगे B से गए C से आएंगे D और D से जाएंगे B। इस वाले लूप में, इस सेकंड लूप में लगाएंगे आपका लूप लॉ। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे सर? B से C हम जाएंगे। तो B से C जब हम जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन भी कहाँ है माय डियर? हमारी ही डायरेक्शन में है। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? हमारी ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या लेंगे? माइनस। सर क्या लेंगे? माइनस। वहाँ करंट कितना है? बोला सर I1 माइनस IG है। ये रहा हमारी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा तो निगेटिव और आपके अपोजिट में होगा तो पॉजिटिव। बोला सर हमारी डायरेक्शन में तो निगेटिव। तो I1 माइनस IG, ये रहा करंट और ये रहा माइनस साइन। बोला यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है सर? बोला Q है। कितना है? Q है। अब बोला यहाँ का वोल्टेज हम लिख चुके हैं सर। अब कहाँ आ जाइए? C पे आ गए हम। अब C से कहाँ जाना है? D। जब हम C से D आएंगे तो हम C से D आ रहे हैं और करंट कहाँ जा रहा है? D से C। फोटो में देखिए माय डियर, आप जा रहे हैं C से D और करंट जा रहा है D से C, आपके उल्टा। तो करंट कैसा होगा? बोला पॉजिटिव होगा सर। तो पॉजिटिव ले लेंगे क्या? I माइनस I1 प्लस IG। ये रहा पॉजिटिव ले लिया हमने, करंट को पॉजिटिव ले लिया।
और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, बोला सर एस है। क्या है, एस है रेजिस्टेंस। तो यहाँ का वोल्टेज ले लिया, बात खत्म। ये रहा करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज का यहाँ मिल गया हमें। अब आ गया डी पे। अब डी से कहाँ जाना है, वापस से बी। देखिए बी से सी जाइए, सी से डी जाइए, डी से कहाँ जाइए, बी, डी से बी। तो जब आप डी से बी जाएंगे, डी से बी जाएंगे तो हम जा रहे हैं ऊपर और करंट आ रहा है नीचे, यानी सर उल्टा डायरेक्शन है। और उल्टा डायरेक्शन के केस में क्या लेते हैं सर, बोला पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ का करंट है आई जी और रेजिस्टेंस कितना है, जी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोला सर इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है आपके सामने। हमारा ये लूप भी आ गया, ये लूप भी आ गया, दोनों लूप में हमने किरचॉफ्स का लूप लॉ, वोल्टेज लॉ लगा दिया है। आपको दिक्कत कहाँ होगी समझने में, सिर्फ डायरेक्शन समझने में दिक्कत होगी, कहाँ हम माइनस ले रहे हैं, कहाँ प्लस ले रहे हैं। तो करंट की दिशा में हम जाएंगे तो हम निगेटिव, और करंट के ऑपोजिट में अगर हम हैं तो पॉजिटिव वहाँ का करंट लेना। ये कंसेप्ट आपको याद रखते हुए ये लूप लगा देना है। अब बोला सर इक्वेशंस आ गई हैं हमारे सामने, अब क्या करना है, अब आएंगे किसके ऊपर, हीट स्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट पे। वो कहते हैं कि अगर Ig की वैल्यू 0 है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तब माय डियर P बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल है। इसका मतलब Ig का मान क्या है, 0 है, यही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशंस में जहां जहां Ig मिलेगा उसको 0 के कर दीजिए और देखिए क्या मिलता है माय डियर। ठीक है, तो इसे आप आराम से लिख लीजिए, मैं अलग हट जाता हूं, आप इक्वेशंस दोनों नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब जल्दी से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। अब आइए माय डियर, लिखेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था के लिए Ig क्या है, बोला सर 0 है। बैलेंस कंडीशन के लिए Ig क्या है, 0 है। ये संतुलित अवस्था लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता है, Ig 0 होता है। अब ये बात लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को ले आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा सर, ये आपके सामने है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां Ig है उसको 0 पुट कर दीजिए, बात खत्म। बोला Ig कहां है, मुझे दिख रहा है, बोला सर यहां दिख रहा है। जैसे Ig 0 करेंगे तो 0 में G से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माय डियर, इतना दूर गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा I1P, ये मिलेगा, ये तो हट चुका है, प्लस क्या मिलेगा, I माइनस I1 इंटू आर मिलेगा, इजकल टू 0। ये बीच का पूरा गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि Ig क्या होता है, 0 बैलेंस कंडीशन में, बोला उससे हटा दिया। अब जो ये माइनस में है बराबर किधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इसको सजा के लिख सकते हैं I माइनस I1 इंटू आर बराबर I1 इंटू पी। ये आ गया तीसरा नंबर इक्वेशन। ध्यान से देखिए, माइनस में था, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ गया है। अब इस इक्वेशन का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रहा माय डियर आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। सेकंड में क्या करना है, जहां जहां Ig है वहां वहां 0 पुट कर देना है। अब ध्यान देखिए, यहां सर Ig 0 है, वो 0 हो जाएगा, तो Ig न 0 होगा, I1 तो रहेगा, तो I1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q से। इस बात को देखिए माय डियर, यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। Ig आपका क्या हो जाएगा, 0, तो Q से I1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का I1Q, ये माइनस का I1Q, ये रह गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी सर Ig है, इसका मतलब यहाँ Ig है तो इसको भी क्या कर दीजिए, 0। इसका मतलब 0 कर दीजिए, इसका मतलब यहाँ से हटा दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, तो बोलेगा बचेगा कौन, I माइनस I1 इंटू एस। तो ये रहा सर प्लस में I माइनस I1 इंटू एस। आगे चलिए, आगे मिलेगा आपको Ig, फिर मिलेगा Ig को तो 0, उसी को तो 0 करना है। बोला ये 0 करते ही ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ का गायब, 0 हो जाएगा, तो इसको लिखना ही नहीं, बात खत्म। बराबर क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, ये माइनस में है, इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में, तो I माइनस I1 ये, और ये S रह गया, और ये कहाँ गया, इधर गया, तो बोला सर प्लस हो गया, I1 इंटू क्यू। ये रह गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम प्रूफ कर लग दिए हैं लगभग। अब क्या करना है माय डियर, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 4, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे
थर्ड में फोर्थ से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? बोला सर I माइनस आई वन इंटू आर था, इसके नीचे इसका नीचे वाला आ जाएगा, बोला ये कितना है? I माइनस आई वन इंटू एस है इजकल टू इतना। इधर कितना है इक्वेशन नंबर थर्ड में? बोला सर I1P है, और इधर फोर्थ में क्या है? I1Q है। इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिया है। जैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए आपके सामने, I माइनस आई वन ऊपर, I माइनस आई वन नीचे, कट जाएगा। यहाँ I1 ऊपर, I1 नीचे, कैंसिल हो जाएगा। वीडियो रोक करके लिख लीजिए, ये कट गया तो बोला क्या बचा सर? R बाई एस इधर और इधर P बाई क्यू, तो सजा के नहीं लिख देंगे क्या? P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस। यही तो प्रूफ करना था। आ तो गया माय डियर। कब ये हुआ है? जब IG की वैल्यू क्या है? 0 है। जब IG की वैल्यू दोनों इक्वेशन में हमने पुट किया है, जो दो इक्वेशन बना है दोनों को डिवाइड करते ही P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल आ चुका है माय डियर। तो इस तरीके से आपका हीट स्टोन ब्रिज पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा ये टॉपिक। पूरी तरह से शानदार ज़बरदस्त तरीके से माय डियर आप सभी लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए। कल हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कल लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, विभवमापी के बारे में पढ़ेंगे। और कल ही इसकी पॉसिबिलिटी है, मैं कोशिश करूंगा कल एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने के लिए कल शाम को, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, तो कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश उसमें से मैं आप सभी के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो कल शाम को अपलोड करूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए होगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में।